फिफ्थ चैप्टर है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? बेसिकली यही है पूरा का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन। जो हम अकाउंटिंग करेंगे पूरा का पूरा, उसका इक्वेशन किस बेसिस पे वो अकाउंटिंग होगा, तो वो इस बेसिस पे होगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, इसको अभी देखेंगे क्या होता है। बेसिकली इसकी जरूरत क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन के, इसका मतलब क्या होता है? तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, सबके दो साइड्स होते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ? गिव एंड टेक। ठीक है, एक हाथ से अगर कुछ जा रहा है तो दूसरे हाथ से कुछ ना कुछ आ रहा होगा। अगर वो ट्रांजेक्शन वन साइडेड है कि सिर्फ जा रहा है या फिर सिर्फ आ रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा, वो चैरिटी कहलाएगा। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि इट हैज टू साइड्स। दोनों ही साइड्स जो होते हैं वो हमेशा बैलेंस्ड रहे, ये देखना किसका काम है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करता है? तो ये मैथमेटिकली हमेशा इन दोनों को, दोनों साइड्स को हमेशा बैलेंस्ड रखता है। क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक हाथ से ज्यादा जा रहा है और दूसरे साइड से सिर्फ कम आए जा रहा है। ठीक है, तो दोनों के दोनों हमेशा बैलेंस रहते हैं मैथमेटिकली थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, ये किस पे बने हैं? तो दे आर बिल्ट ऑन डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। क्या कहता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल? कि एवरी ट्रांजेक्शन है टू साइड्स, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बना है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। या फिर इसको ये भी बोला जाता है एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी का मतलब क्या? यही लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एक तो लाइबिलिटी का मतलब हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर से सामान खरीदा उधार पे, कहीं पे किसी को अगर हमने कोई दुकानदार है उससे सामान उधार पे लिया, या फिर किसी से पैसे बोरो किए, कोई बैंक वाला है, तो ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी है। कैपिटल या फिर ओनर्स इक्विटी क्या होता है? जो हमने एज एन ओनर पैसे लगाए हुए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो कैपिटल हो गया या फिर वो ओनर्स इक्विटी हो गया। अब मैं अगर अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, तो वो लाइबिलिटी क्यों कहलाएगा? क्योंकि बिजनेस एक इंडिविजुअल अपने आप में लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब वो क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसको जो भी पैसे मैं लगा रहा हूँ उसमें, उसके हिसाब से वो लाइबिलिटी है। कि वो बिजनेस अब क्या करेगा? बिजनेस के हिसाब से वो पैसे मैंने लगाए हैं, कोई थर्ड आदमी ने लगाए हैं, वो पैसे वो मुझे वापस करेगा। क्योंकि हम ये जो अकाउंटिंग करते हैं वो हम किसके पॉइंट ऑफ, तो कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि दो आइटम्स को इफेक्ट करते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड, ये दोनों को। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट साइड और ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि लेफ्ट और राइट दोनों को, एसेट और लाइबिलिटी दोनों को इफेक्ट करते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही साइड को इफेक्ट करेंगे, सिर्फ लाइबिलिटी या फिर सिर्फ एसेट। कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि मोर देन टू आइटम्स को अफेक्ट करता है। तो तीनों को देखते हैं। पहले ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि दो साइड्स को अफेक्ट करते हैं, दो आइटम्स को। जैसे एसेट बढ़ा, लाइबिलिटी भी बढ़ गया। ठीक है, ये हमारा एक साइड हो गया, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट बढ़ा तो लाइबिलिटी भी बढ़ गया। सपोज करो हमने उधार पे सामान खरीदा, तो जो सामान हमने लिया गुड्स, वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। एसेट बढ़ गया, लेकिन साथ साथ अब उतना, क्योंकि हमने उधार पे खरीदा है, तो उतना हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, मान लो हमारा एसेट भी कम हो रहा है, लाइबिलिटी भी कम हो रही है। कब? जब हमने कैश पे किया क्रेडिटर को, जो हमने उधार पे सामान लिया था उस उधार को हमने पे कर दिया, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, बट हमारा कैश भी तो कम हो गया, एसेट भी कम हो गया। ठीक है, तो एसेट भी कम हुआ, लाइबिलिटी भी कम हुई। तीसरा, एसेट बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगा। मान लो कि मैंने एज एन इन्वेस्टर 1 लाख रुपए अपनी बिजनेस में और लगाए, तो मेरा एसेट बढ़ गया क्योंकि कैश बढ़ गया 1 लाख, लेकिन साथ साथ कैपिटल भी बढ़ गया। ठीक है, तीसरा, एसेट भी कम होगा, कैपिटल भी कम होगा। अगर मैंने पर्सनल यूज के लिए यहाँ से पैसे कुछ निकाल लिए, ड्रॉइंग कर ली, तो कैपिटल भी मेरा कम हो गया और एसेट भी कम हो गया। फिर नेक्स्ट आता है, कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि सेम साइड को अफेक्ट करते हैं, मतलब एक ही साइड अफेक्ट करते हैं। जैसे एक साइड, एक एसेट बढ़ेगा, दूसरा एसेट कम होगा, लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कैश पे गुड्स खरीद, चलो देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझो। दिया है यहाँ पे एक हरीश है, वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और उसके जो जो ट्रांजेक्शन होते गए हैं उनको यहाँ पे देता गया है। अब इनको अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखना है। तो सबसे पहला चीज हम क्या, ठीक है, अब हम यहाँ पे एसेट को अलग अलग तरह से डिफाइन करते गए।
तो सबसे पहले इसने क्या बोला कि हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ 20,000 एज कैपिटल। ठीक है, 20,000 इसने कैश डाला। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कैश, कितना आया 20,000, और कैपिटल फिर कितना बन गया 20,000। नेक्स्ट इसने क्या किया कि परचेज किया फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। अब 500 रुपए का इसने कैश में फर्नीचर खरीद लिया। तो देखो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री में फर्नीचर डालेंगे, और यहाँ पे न्यू एंट्री जो हमारी बनेगी वो ये बनेगी कि सबसे पहला तो हमारा फर्नीचर बढ़ गया यहाँ पे कितने का 500 का, लेकिन साथ ही साथ कैश हमारे यहाँ पास से चला गया, तो यहाँ से हम -500 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा न्यू एंट्री 19,500, और यहाँ पे हुआ 500। ठीक है, प्लस ये होगा, ये प्लस, इसको ऐसे ही चला प्लस 500। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20,000, और यहाँ का एज इट इज रहेगा। ठीक है, इधर कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी टोटल हमारा कितना है 20,000। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि इसने गुड्स खरीदे 1,000 रुपए के कैश में। अब हम यहाँ पे लिख देंगे गुड्स। ठीक है, कितने का आया 1,000 रुपए का। ठीक, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 0 कर देंगे, और यहाँ पे हमारा 1,000 रुपए कैश चले गए। ठीक है, तो ये 1,000 हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बचा 18,500 प्लस 0 प्लस 500 प्लस 1,000, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या बोला कि परचेज गुड्स फॉर 2,000 ऑन क्रेडिट। अब 2,000 के सामान इसने क्रेडिट पे खरीदे, तो सबसे पहला तो हमारा गुड्स बढ़ गए 2,000 के। ठीक है, तो अब बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन